और फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। मैं आपके लिए फिर से एक बार लेकर हाजिर हूं अतीत से वर्तमान क्लास 6 के इतिहास को लेकर। जैसा आपको मैंने पहले अध्याय 4 तक सभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो सभी बता दिया है और उससे क्या क्या क्वेश्चन बच सकते हैं, संभावित क्वेश्चनों को भी मैंने इसमें आपको बताने की कोशिश की है। और अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले तीन जो अध्याय हो चुका है, तो ये चौथा अध्याय है और ये वीडियो नंबर 2 है, यानी इसका पार्ट 2 है। आगे हम लोग बात करेंगे कि इसमें कुछ प्रथम कृषक और पशुपालक के बारे में। सिर्फ यहाँ थोड़ा सा पॉइंट मैंने कल डिस्कस किया था, उसका ज़्यादातर भाग अभी बाकी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं, शिक्षकों से जुड़ी हुई या शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई या फिर बिहार के जो अभी वर्तमान में नियोजित शिक्षकों का कुछ ही दिनों में हाल फिलहाल में सक्षमता की तैयारी करना है और उसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो हम सभी को लगातार उसमें प्रयासरत रहना है। और जानते हैं आपकी ये परीक्षा जो है बहुत कम समय हम सबको मिलने वाला है, तो इसीलिए हम सबको चाहिए कि एक बार 6 से 8 या जैसे ईवीएस में 3 से 5 तक और बाकी किताबों को, इतिहास को या भूगोल को और इसी तरह सोशल साइंस को हमको 6 से 8 तक करना बहुत ज़रूरी है, खास करके 1 से 8 तक के शिक्षक साथियों के लिए। तो दोस्तों मेरा प्रयास है कि आप सबको जो बिहार के SCERT बुक है उससे इम्पोर्टेंट पॉइंट और उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो बनता है उसको लेकर मैं आप सबके सामने लगातार हाजिर हो रहा हूं। अगर मेरा ये प्रयास आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अगर इस तरह के अपडेट लगातार, इस तरह की वीडियोज़ लगातार पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना समय गंवाए। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं, आपके सामने है प्राप्त वस्तु और पुरास्थल और वर्तमान, यानी ये कौन से वस्तु कहाँ पर मिले हैं और उस वक्त उस जगह का नाम क्या था और वो वर्तमान में वो जगह कहाँ पर है। तो सबसे पहले जो है गेहूं, जौ, भेड़ और बकरी, इसके जो वस्तु के निशानात वहाँ पाए गए हैं, निशान पाए गए हैं, वो है मेहरगढ़ और इस वक्त वर्तमान में वो पाकिस्तान में है। तो यहाँ पर कई सारे सवाल बन सकते हैं कि यहाँ पर पूछा जा सकता है कि बताइए कि गेहूं, जौ, भेड़, बकरी जो है जिस वक्त खुदाई में मिला तो वो जगह का नाम क्या था, तो मेहरगढ़, और वर्तमान में वो जगह कहाँ है, तो हमें याद रखना है पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं। चावल, जानवर की हड्डी, ये कहाँ मिला था, ये है मिला था कोलिड हवा में और ये इस वक्त उत्तर प्रदेश में है। चावल, जानवर के खूर के निशान, ये कहाँ मिला था, तो ये मेहरगढ़ में मिला था। जो ऊपर वाला है वो सेम दोनों एक जैसा ही है और इस वक्त मेहरगढ़ भी कहाँ है, पाकिस्तान में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गेहूँ, दलहन, कुत्ता, भेड़, बकरी, इनका कहाँ मिला था, बुर्ज़होम में। ये कहाँ मिला था, बुर्ज़होम, जो इस वक्त कहाँ है, कश्मीर में है। आगे बढ़ते हैं। गेहूं, चना, जौ, और ये है जिरांद में और जिरांद इस वक्त कहाँ है, बिहार में है। तो यहाँ पर हमें याद रखना है, इससे सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड है। गेहूं, चना, जौ कहाँ पर इसका पुराना स्थल है, यानी कहाँ पर ये मिला था पुराने ज़माने, उसके निशानात कहाँ मिले हैं, तो ये जिरांद जगह का नाम है और वो बिहार में है। उसके बाद काला चना, ज्वार, बाजरा, भेड़, सुअर, ये सब कहाँ मिला, पेचमपल्ली में और ये आंध्र प्रदेश में है। तो हम लोग इसके बारे में जाने कि कहाँ पर ये सारी चीज़ों की खोज हुई और वो इस वक्त वर्तमान में वो जगह कहाँ है। तो ये 4 नंबर पे अभी चल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। तो पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ से पहले गेहूं, जौ उगाने और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पर सवाल दोस्तों ये बन सकता है कि गेहूं, जौ उगाने के और पशुपालन के जो साक्ष्य हैं सबसे पहले कहाँ मिले हैं, तो यह याद रखना है, मेहरगढ़ में। सवाल ये भी बन सकता है कि मेहरगढ़, वर्तमान में मेहरगढ़, ये सवाल ये भी जैसे होगा कि मेहरगढ़ जहाँ पर कि गेहूं, जौ उगान और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं वो जगह वर्तमान में कहाँ है, तो हमें याद रखना है, पाकिस्तान में। चलिए अब दूसरे पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पुराविदों के 7 स्तर प्राप्त हुए हैं। पहले 3 स्तर नवपाषाण काल और प्रत्येक स्तर में कृषि उत्पादन और पशुओं में भेड़ बकरी पालने के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पर सवाल ये भी बन सकता है कि भेड़ बकरी पालने के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिले, तो यहाँ पर याद रखना है, मेहरगढ़। उसके बाद ये किस काल में मिला, तो नवपाषाण काल, ये भी हमें दोस्तों याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिरौंद के बारे में जान लेते हैं। चिरौंद जो कि छपरा बिहार में है। बिहार के स्थायी सभ्य समाज जीवन में पहली नवपाषाण संस्कृति कौन सी है,
तो यह चिरांद है। अगर हमसे सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए कि नवपाषाण संस्कृति सबसे पहले कहाँ पर पाई गई, तो वो है चिरांद। और ये कहाँ पर है, तो बिहार में छपरा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से 3 स्तर मिलते हैं। यहाँ पर भी आपको कितने स्तर मिलते हैं, 3। यहाँ से पत्थर के औजार के अलावा बड़ी संख्या में हड्डियों और सींग से बने औजार मिले थे। तो यहाँ पर हमारे पास सवाल बनता है कि सबसे पहले हड्डियों और पत्थर से बने औजार कहाँ मिले थे, तो याद रखना है दोस्तों, चिरांद में, जो कि कहाँ है, बिहार के छपरा जिला में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ के घर गोल होते थे। अब यहाँ पर देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि यहाँ के घर कैसे होते थे, गोल होते थे। घरों के चूल्हे एक समूह में मिले। मिट्टी के बर्तन काफ़ी सुंदर हैं, जो काले, नीले, लाल, धूसर रंग के हैं। यहाँ गेहूँ, धान, मसूर के साक्ष्य मिले हैं एवं मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि यहाँ पर हमसे सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए कि गोल घर कहाँ होते थे। तो यहाँ पर हमें क्या याद रखना है, चिरांद को याद रखना है, जो बिहार के छपरा जिला में पड़ता है। वो चिरांद में गोल घर पाए जाते थे। अगर पूछा जाए कि घरों में चूल्हे समूह में मिलते थे, तो वो कौन सी जगह है, वो भी चिरांद होगा। मिट्टी के काफ़ी सुंदर बर्तन मिले और बच्चों के मिट्टी के खिलौने भी मिले, तो वो मिलने की जगह कौन सी है, तो चिरांद हमें याद रखना है, जो कि बिहार के छपरा जिला में है। तो चलिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इससे बन सकते थे, तो मैंने आपको इस पर बता दिया। सबसे पहले आदमी ने कुत्ते को पालतू जानवर बनाया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी इसको याद रख सकते हैं हम कि कुत्ते को सबसे पहले पालतू जानवर किसने बनाया, तो कहाँ के लोगों ने, चिरांद के लोगों ने, जो उस वक्त बिहार में ही छपरा जिला में पड़ता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इस वक्त वर्तमान में बिहार छपरा में है, उस वक्त तो कोई नाम ही नहीं रहा होगा, वो चिरांद ही नाम रहा होगा। इसलिए अभी जो है वर्तमान में वो जो जगह है वो बिहार के छपरा जिला में है। बिहार के अस्थाई सभ्य जीवन में पहली नवपाषाण संस्कृति, और इसके बारे में और डिटेल से थोड़ा जान लेते हैं। वो माफ़ कीजिएगा, वही चीज़ें हैं, दोबारा इसको रिपीट कर दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसको बार बार रिपीट करके कोई फ़ायदा है नहीं। चलिए अब अध्याय 5 में चलते हैं हम लोग। तो प्रथम नगरीकरण, यानी सबसे पहले जो उस जमाने में नवपाषाण काल में शहरों का जो निर्माण हुआ, उसका क्या क्या, उससे जुड़ा हुआ क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए सबसे पहला जो ये है पॉइंट है, उसको देख लेते हैं कि नवपाषाण में काल के बाद धातु युग प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पर सवाल दोस्तों ये बन सकता है कि नवपाषाण काल के बाद कौन सा युग का शुरू हुआ, तो धातु युग हमें याद रखना है। धातु युग में निम्न नगरों का विकास हुआ: कोटदीजी, अमरी, सिंध और सरायखेला और जलीलपुर, उत्तरी पंजाब, कालीबंगा, राजस्थान। ये सभी जो शहर को बसाया गया, और इसको कहा जाता है क्या, ये शहरों के नाम क्या थे, सबसे पहला आपने देखा सरायखेला और जलीलपुर, उत्तरी पंजाब, कालीबंगा, राजस्थान, कोटदीजी, अमरी, सिंध। ये सभी जो है शहर बसाए गए किस काल में, नवपाषाण काल में। तो ये हमें बहुत याद रखना है। और नवपाषाण काल के बाद कौन सा युग आया, तो धातु युग आया। ये भी हमें याद रखना है। पहला धातु कौन सा था, तो तांबा। पहला धातु कौन सा था, तो तांबा था। ये हमें याद रखना है कि नवपाषाण काल युग में सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया, तो दोस्तों याद रखना है तांबा, ठीक है, जिसे नदी की तलहटी से प्राप्त किया जाता था। तो तांबा को कहाँ से प्राप्त किया जाता था, तो नदी की तलहटी से। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में हड़प्पा सभ्यता। भारत में हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई और इनका क्या होगा। ईरान में मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन में सांग सभ्यता। नवपाषाण युग के बाद विश्व के कई हिस्सों में मानवीय संस्कृति के सभ्यावेश ने प्रवेश किया। तो यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इराक में कौन सी सभ्यता, भारत में कौन सी सभ्यता है, तो हड़प्पा सभ्यता। इराक में कौन सी सभ्यता है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। चीन में कौन सी सभ्यता है, सांग सभ्यता। नवपाषाण युग के बाद विश्व के कई हिस्सों में मानव संस्कृति ने सभ्यावेश में प्रवेश किया। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग
हड़प्पा सभ्यता की, क्योंकि हम लोग हैं भारतीय, तो भारतीय लोगों को भारतीय चीज़ों से ही सबसे पहले इनकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब हम बढ़ते हैं तो लगभग 150 साल पहले पश्चिमी पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में हड़प्पा पुरास्थल का खंडहर का पता चला। देखिए अब यहाँ पर सवाल बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले पता कब चला, तो 100-150 साल पहले। कब, कैसे पता चला, तो रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में जब उसकी खुदाई होने लगी तो वहीं पर कुछ खंडहर मिले, जिसमें ये पता चला कि हड़प्पा सभ्यता के इतिहास यहाँ पर मालूम है। हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। सबसे पहले किस नगर की खोज हुई थी, तो हड़प्पा नगर की खोज हुई थी। हड़प्पा के अधिकांश नगर 2 हिस्सों में विभाजित थे। तो दोस्तों देखिए ये 6 क्लास का इतिहास है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि किस तरह के बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट को यहाँ पर दर्शाया गया है। हमें लगता है कि 6 क्लास 5 क्लास में क्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जब हम सही में किताब को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट छोटे छोटे हिस्सों में दिया गया है, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी परीक्षा में ये सभी, इसीलिए कहा जाता है किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं तो आप जो है SCERT को या NCERT के जो बेसिक किताबें हैं उनको ज़रूर पढ़ा कीजिए। उसमें बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट को दर्शाया होता है, लेकिन हम उसको उतना इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं। इसीलिए हमें ज़रूरी है कि हम अगर सक्षमता भी की तैयारी कर रहे हैं, हम इस क्लास को पढ़ाते हैं, तो हमें चाहिए कि हम इनकी सही जानकारी हो। अगर सवाल हो सकता है कि इससे पूछा जाए तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए शुरू करते हैं। पश्चिमी हिस्सा, इसको 3 हिस्सों में, पहला आपने देखा कि 3 हिस्सों में इसको बांटा गया। तो सबसे पहला पश्चिमी हिस्सा छोटा परंतु सूखा संपन्न दुर्ग ऊंची इमारतों पर बसा था। तो ये जो है पश्चिमी हिस्सा कैसा था, ये बहुत छोटा था लेकिन बहुत सुखी संपन्न था, यानी बहुत अच्छे पैसे वाले लोग वहाँ रहते होंगे। पूर्वी हिस्सा कैसा था, तो यह बड़ा था परंतु निचले एवं साधारण लोग यहाँ रहा करते थे। तो यहाँ पर सवाल ये बन सकता है कि हड़प्पा के ज़माने में, हड़प्पा काल में क्या कहते हैं, जो सुखी संपन्न इलाका था वो कौन सा था, पश्चिमी हिस्सा, पूर्वी हिस्सा, उत्तरी हिस्सा, दक्षिणी हिस्सा। यहाँ पर सवाल ये हो सकता है, तो हमें याद रखना है क्या, पश्चिमी हिस्सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सवाल बन सकता है कि हड़प्पा काल में निचले और साधारण लोग किस हिस्से में रहते थे, तो यहाँ याद रखना है पूर्वी हिस्सा में। तो दोस्तों इससे आपके जो सवाल बनेंगे वो आप आसानी से उसको जवाब दे पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि किस नगर की खोज किसने की और वो वर्ष कब था और किस नदी के किनारे वो हड़प्पा का नगर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला नगर जो है वो हड़प्पा है। इसको दयाराम साहनी ने इसकी खोज की और ये खोज 1921 में हुई। और किस नदी के किनारे, तो रावी नदी के किनारे। तो आपको ये याद रखना है, हड़प्पा जो है, हड़प्पा नगर की खोज कब हुई, किसने की, दयाराम साहनी ने। और किस वर्ष, 1921 में, माफ कीजिएगा, रावी में। उसके बाद मोहनजोदारो, उसकी खोज किसने की, राखलदास बनर्जी ने। ये कब हुई, 1922 में। ये किस नदी के किनारे, तो सिंधु नदी के किनारे। तो मोहनजोदारो का इतिहास सिंधु नदी के किनारे, हड़प्पा का इतिहास रावी नदी के किनारे। हड़प्पा का खोज करने वाला दयाराम साहनी और मोहनजोदारो का खोज करने वाला राखलदास बनर्जी। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कालीबंगा की खोज किसने की, ब्रजवासी लाल ने 1961 में। ये किस नदी के किनारे है, ये घग्गर नदी के किनारे है। उसके बाद है लोथल जो है रंगानाथ राव 1954। और इसका क्या कहते हैं, ये अभी किस नदी के किनारे है, इसकी खोज हुई तो भोगवा नदी के किनारे। उसके बाद घोलवीरा कहाँ है, इसकी खोज किसने की, RS बिष्ट ने 1989-1990 में इसकी खोज हुई, जो लूनी नदी के किनारे इसका इतिहास मिलता है। उसके बाद है चहुरदंग दरो, ये गोपाल मजुमदार ने इसकी खोज की 1931 में। ये किस नदी के किनारे है, तो ये सिंधु नदी के किनारे इसका जो है पुरातत्व मिले हैं। उसके बाद एक है रंगपुर, जो कि माधव स्वरूप वत्स ने इसकी खोज की थी और 1931 से 1953 के बीच में। और ये जो है नदी है मादर नदी के किनारे ये बसा हुआ, मतलब इस शहर का खोज हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि दोस्तों सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है मोहनजोदारो और हड़प्पा। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में अक्सर सवाल पूछा जाता है, इसलिए इन दोनों को हमें खास याद रखना है। बाकी याद तो सबको रखना है, किसी से भी सवाल आ सकता है।
तो उसमें याद रखना हड़प्पा के लिए दयाराम सैनी 1921 में इसकी खोज की, और इस रावी नदी के किनारे मोहनजोदारो जो है राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की 1922 में। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें एक अगर कॉमन चीज़ याद रखेंगे तो यहाँ याद रखेंगे 21-22 में ही 1921 और 1922 में मोहनजोदारो और दोनों को खोज हुई है। और रावी और सिंधु नदी याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदारो में एक तालाब मिला जिसे पुरातत्व बिंदुओं में स्नानागार कहा गया। यहाँ पर देखिए अब सवाल ये बनता है कि मोहनजोदारो में जो तालाब खोज की गई उसका क्या नाम है, तो महास्नानागार कहा जाता है। तालाब के दोनों सिरों में सीढ़ियाँ बनी थी। तालाब का फर्श तराई कई ईंटों से बनी हुई थी। पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल के परत चढ़ाई गई थी। तो ये जो तालाब मिला है मोहनजोदारो के ज़माने में, इसमें काफ़ी सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है तालाब से जुड़ा हुआ वो आपको बताया गया। सबसे पहला तो उसमें क्या है, उसका नाम क्या था, महास्नानागार। और उसके जो नीचे है, नीचे उतरने के लिए चढ़ने के लिए सीढ़ियों का इंतज़ाम किया गया था, जैसे कि मतलब आप देखते होंगे स्विमिंग पूल में उसी तरह का इंतज़ाम था। और नीचे जो है फर्श बिछाया गया था ईंटों का, जैसे कि पानी के रिसाव को रोकने के लिए उस पर प्लास्टर किया गया था। प्लास्टर करने के बाद उसमें चारकोल का लेप लगाया गया था जिससे कि उसका पानी इधर उधर न जाए। यानी अब सेम टू सेम समझ लीजिए कि उस वक्त का ये स्विमिंग पूल था। तालाब के पास एक कुआं मिला है जिसको स्नानागार का पानी इसी कुएं से निकाला गया। पानी से भरा हो जाता था, स्नानागार में पानी निकलने की व्यवस्था थी। तो यहाँ पर आपने जो महत्वपूर्ण पॉइंट देखे इसमें ये आपने देखा कि तालाब को भरने के लिए किस तरह का कहाँ से पानी इंतज़ाम किया जाता था। तो एक तालाब के पास एक कुआं था, उस कुएं से उसमें पानी भरा जाता था और उसमें पानी निकलने की व्यवस्था थी। कोई नाली बना होगा जिससे पानी बाहर निकलने की व्यवस्था रही होगी। तो दोस्तों हमने इस चैप्टर में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो सभी थे, मुझे लगा कि आप सबके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो हम सब के लिए बहुत आसान लगता है लेकिन होता नहीं है, क्योंकि सवाल जब हमारे जहन से नहीं आता है, हम अगर उसको दोबारा से रिकॉल नहीं करते तो हमारे जहन से उतर जाता है। इसलिए हमें एक बार फिर से इस वीडियो को देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप इस तरह की लगातार वीडियोस पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ मेरे हौसला बढ़ाने के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ।